कहानी शुरू होती है छोटी नोरा से। वह अपने पिता टोबियास के साथ एक खड़ी चट्टान पर चढ़ रही है। उसके पिता उसे पुरानी लोक कथाएं सुनाते हैं, पत्थरों में छिपे राक्षसों, ट्रोल्स की कहानियां। टोबियास अपनी बेटी से कहता है, अगर तुम दिल से यकीन करो तो तुम्हें वो पत्थर नहीं बल्कि जीते जागते जीव दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे नोरा बड़ी होती है, वह इन कहानियों को सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर अपने पिता से दूर हो जाती है। 20 साल बाद आधुनिक नॉर्वे के डोरवे पहाड़ों में इंसान अपनी जिद से कुदरत को चुनौती दे रहा है। एक टनल बनाने के लिए पहाड़ों के बीच बड़े धमाके किए जाते हैं। वहां काम कर रहे मजदूर और प्रोटेस्ट कर रहे लोग नहीं जानते थे कि उन्होंने किसकी नींद खराब कर दी है। कुछ ऐसा जाग चुका था जो सदियों से पत्थरों के बीच सोया हुआ था। अब एंट्री होती है नोरा की, जो जमीन के नीचे दबे हुए पुराने अवशेषों को ढूंढने वाली वैज्ञानिक है। नोरा अपने काम में खोई रहती है, लेकिन उसके मन में एक टीस है। उसके पिता टोबियास पुराने जमाने के किस्सों और ट्रोल्स की कहानियों पर यकीन करते थे। नोरा को लगता था कि उसके पिता पागल है और इसी वजह से उसने सालों से उनसे बात नहीं की थी। पहाड़ में हुए उस हादसे के बाद वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें आती है जिन्हें विज्ञान समझ नहीं पा रहा था। जमीन पर मीलों लंबे पैरों के निशान थे। नॉर्वे की सरकार घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि शायद कोई दुश्मन देश हमला कर रहा है। वे मदद के लिए नोरा को बुलाते हैं। नोरा जब उन निशानों को देखती है तो उसे अपने पिता की कही बातें याद आने लगती है, पर वह उन पर यकीन नहीं करना चाहती थी। नोरा अपने पिता के पास जाती है। वह देखती है कि उसके पिता आज भी उन्हीं पुरानी कहानियों में जी रहे हैं। बाप बेटी और सरकार के कुछ लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां तबाही हुई थी। वे एक पहाड़ी के पास खड़े होकर सुरंग ढूंढ रहे होते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। तभी अचानक वह पूरी की पूरी पहाड़ी हिलने लगती है। वह पत्थर नहीं था बल्कि एक विशालकाय दानव ट्रोल था। उसकी खाल पत्थरों जैसी सख्त होती है। उसके शरीर पर घास और काई जमी हुई थी। जब वो खड़ा हुआ तो इतना ऊंचा था कि बादल उसके कंधों को छू रहे थे। नोरा और उसके पिता अपनी आंखों के सामने उस सच को खड़ा देखते हैं जिसे दुनिया सिर्फ कहानी मानती थी। टोबियास, नोरा के पिता, डरते नहीं है बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और दुख होता है। उन्हें पता था कि इंसान ने अपनी तरक्की के लालच में एक मासूम लेकिन बेहद ताकतवर जीव को जिंदा कर दिया है। अब वह ट्रोल गुस्से में है और अपनी पुरानी दुनिया की तलाश में इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ रहा है। जब सरकार को यकीन हो जाता है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि एक जीता जागता दानव है, तो नॉर्वे की सेना को आदेश दिया जाता है। टैंक, मिसाइलें और लड़ाकू विमान उस ट्रोल पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। गोलियों और बमों का उस पर कोई असर नहीं होता। उसकी खाल पत्थर की तरह सख्त है। ट्रोल गुस्से में आकर सेना की गाड़ियों को खिलौनों की तरह हवा में उछाल देता है। नोरा के पिता टोबियास को एहसास होता है कि ट्रोल सिर्फ एक जानवर नहीं है, वह एक समझदार जीव है। वे उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही भावुक सीन आता है जहाँ टोबियास उस विशालकाय जीव के सामने खड़े होकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि वो कौन है। लेकिन तभी सेना फिर से हमला कर देती है। इस अफरा तफरी में टोबियास घायल हो जाते हैं। मरते वक्त वे नोरा से एक रहस्यमयी बात कहते हैं, महल की याद करो रोशनी। उनकी मौत नोरा को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन अब वह इस सच को दुनिया के सामने लाने के लिए और भी मजबूर हो जाती है। नोरा हार नहीं मानती। वह खोजबीन शुरू करती है और उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। ये ट्रोल्स सदियों पहले नॉर्वे में राज करते थे, लेकिन जब ईसाई धर्म आया तो इन प्राचीन जीवों को खत्म कर दिया गया। उसे पता चलता है कि ट्रोल को चर्च की घंटियों की आवाज से नफरत है और वे ईसाई खून की गंध पहचान लेते हैं। यह पुराने लोक किस्सों का हिस्सा है। ट्रोल अब जंगलों को छोड़कर राजधानी ओस्लो की तरफ बढ़ रहा है। वह सीधा उस राजमहल रॉयल पैलेस की ओर जा रहा है। सरकार शहर को खाली कराने का आदेश देती है। हर तरफ भगदड़ मची है। नोरा को समझ आता है कि ट्रोल शहर क्यों जा रहा है। वह किसी पुरानी चीज की तलाश में है जो उससे छीन ली गई थी।
नोरा राजमहल के नीचे बने गुप्त तहखानों में पहुंचती है। वहां उसे वह भयावह सच दिखता है जिसे इतिहास ने छुपा दिया था, ट्रोल्स के बच्चों के कंकाल। सदियों पहले इंसानों ने ट्रोल के पूरे परिवार को मार डाला था और उनके घर के ऊपर अपना राजमहल बना लिया था। वह ट्रोल अपनी नस्ल का आखिरी जीव है जो अपने परिवार की हड्डियों के लिए वापस लौट आया है। ट्रोल अब ओस्लो के बीचों बीच पहुंच चुका है। सेना उसे परमाणु बम से उड़ाने की तैयारी कर रही है जिससे पूरा शहर तबाह हो सकता है। नोरा के पास अब बहुत कम समय है उसे बचाने या रोकने के लिए। शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सेना के टैंक और जवान सड़कों पर तैनात है। रक्षा मंत्री और जनरल इतने डरे हुए हैं कि वे शहर के बीचों बीच परमाणु मिसाइल दागने की तैयारी कर लेते हैं, भले ही इसमें हजारों निर्दोष लोग मारे जाए। नोरा को एहसास होता है कि उसे मिसाइल चलने से पहले ट्रोल को रोकना होगा। नोरा को अपने पिता की बातें याद आती है। उसे पता चलता है कि ट्रोल्स की सबसे बड़ी कमजोरी सूरज की रोशनी है। पुराने किस्सों के अनुसार सूरज की किरणें पड़ते ही ट्रोल्स पत्थर बन जाते हैं। नोरा एक प्लान बनाती है। वह ओस्लो के एक पार्क में बहुत सारी बड़ी बड़ी यूवी लाइट्स का एक घेरा तैयार करवाती है। ट्रोल को उस जाल तक खींचने के लिए नोरा एक इमोशनल रास्ता चुनती है। वह एक ट्रक के पीछे ट्रोल के बच्चे की खोपड़ी बांध देती है जो उसे राजमहल के नीचे मिली थी। जब वह विशाल ट्रोल अपने बच्चे की हड्डियों को देखता है तो वह गुस्से और दुख में चिल्लाता है और नोरा के ट्रक के पीछे भागने लगता है। यह सीन बहुत ही दिल को दुखाने वाला है क्योंकि आपको उस दानव के अकेलेपन का एहसास होता है। ट्रोल को जाल के बीच में ले आया जाता है और सारी लाइट्स एक साथ जला दी जाती है। यह विशाल जीव दर्द से कराहने लगता है, लेकिन तभी नोरा का दिल पसीज जाता है। उसे समझ आता है कि यह जीव बुरा नहीं है, बस वह अपनी दुनिया खो चुका है। वह लाइट्स बंद करने की कोशिश करती है ताकि उसे बचाया जा सके। लाइट्स बंद हो जाती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह का सूरज निकलने लगता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण ट्रोल्स पर पड़ती है उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। वह अपनी आखिरी सांस लेता है और ओस्लो के बीचों बीच एक विशाल पत्थर या पहाड़ बनकर रह जाता है। कहानी के अंत में नोरा से पूछा जाता है कि क्या उसे लगता है कि वहां और भी ट्रोल्स होंगे। वह मुस्कुराकर पहाड़ों की तरफ देखती है। आखिरी सीन में अब देखते हैं कि दूर कहीं एक पहाड़ के अंदर वैसे ही भारी आवाज और हलचल सुनाई देती है जो इशारा करती है कि ट्रोल्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानों की तथाकथित तरक्की अक्सर प्रकृति और प्राचीन धरोहरों की कीमत पर आती है। जिसे हम दानव समझते हैं शायद वह सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा था। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।